गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो हम लोगों ने कल एक क्लास कंप्लीट कर ली है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की मैथ्स की एक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो पिछली क्लास को देखें जरूर, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए, तो इसके अलावा अगर आप लोगों का नवोदय संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने कल की अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने कल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को अभाज्य संख्या कुछ याद करके भी आना है। अभाज्य संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड रहते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये कुछ अभाज्य संख्या मैंने आप लोगों को 50 तक दिया था। 15 अभाज्य संख्या वो आपको याद करने के लिए बोला था। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जिसकी शुरुआत हमेशा 0 से होती है, और प्राकृत संख्या उसको बोला जाता है जिसकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसको हम लोग Q अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या पढ़ ली तो आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो यदि वो संख्या P अपन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है तो उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या, और अगर P अपन Q के रूप में लिख दिया तो परिमेय संख्या। तो P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सिंबल दे रखा पाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? पाई पढ़ते हैं। पाई का सिंबल इसी प्रकार से होता है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने लिख दिया √15, है ना, √17, √12, तो ये सब कैसी है बेटा? अपरिमेय संख्या है। ये इस रूट से बाहर नहीं निकलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया √49, तो ये तो 7 का वर्ग है, तो ये परिमेय संख्या है √49। लेकिन ये जो √5 है, √17 है, √12 है, ये अपरिमेय संख्या होती है। और एक कौन है? एक पाई है ना। इसको ये जो छोटा सा बना रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पाई। तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है √5, √17, √12, तो इन्हीं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इनको हम लोग P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस ये छोटी सी बात। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया कॉन्सेप्ट। अगर P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या, P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अगला आएगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है? तो सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल है ना। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल है और अपरिमेय संख्या भी शामिल है। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को मिला के ही वास्तविक संख्या बनती है। यानी कि वास्तविक जो संख्या रियल नंबर होता है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को शामिल हम लोग कर लेते हैं। मतलब जो भी संख्या होती है वो सब वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का एक हिस्सा है परिमेय अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, और वास्तविक संख्या को कैसे दर्शाया जाता है? कैपिटल R के द्वारा हम वास्तविक संख्या को बताते हैं, दर्शाते हैं। तो बहुत देखिए, ये क्या है कि अभी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल है ना। अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, तो ये बात आ गई वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है? तो परिमेय परिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल R से बताते हैं। चलें आगे। चलिए, अच्छा, आप लोगों के सामने एक सूत्र आ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाग का एक सूत्र होता है ना, डिवाइडेड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? ओके, देखना भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखना, जैसे मान लीजिए बच्चों, हम लोगों को 26 में 8 से भाग लगाना, ध्यान समझिएगा। ठीक है, 26 में 8 से भाग लगाना, तो हम लोग कैसे लगाते भाग? ऐसे 8 लिख के इधर 26 लिखते हैं। ठीक है,
8 का पहाड़ा बोल के 26 है, 26 से कम लाता। तो 3 बार बोलेंगे तो कितना आता बेटा? 24। ये ये ऐसे ही भाग लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना इसमें किसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना, जिससे हम लोगों ने भाग लगाया है वो है भाजक। क्या है? भाजक। ठीक है। हमको जो उत्तर मिला इसको हम लोग बोलते हैं बेटा भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और ये जो नीचे बचता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। और ये जो अंदर लिखा है 26, इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है। तो भाग के सवाल में चार चीजें, चार मान होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, भाजक होता है, शेषफल होता है। तो जो भाग लगाने से फल मिलता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। जो नीचे बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और जिसमें भाग लगाया जाता है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। तो भाज्य अगर हम लोगों को निकालना है तो भाजक और भागफल का गुणा करके अगर शेषफल को उसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको भाज्य मिल जाएगा। इस सूत्र क्या होता है, कैसे प्रयोग करना है, वो हम लोग आगे जाके कुछ क्वेश्चनों में इसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। तो भाग का अगर कोई सवाल होता है तो ये लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये आप लोगों को कहीं और पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो जिससे भाग लगाते हैं वो भाजक, जिसमें भाग लगाया जाता है वो भाज्य, जो भाग देने पे हमको उत्तर मिलता है वो भागफल, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ये बात आ गई समझ? बहुत आसान चीज है यार, ये तो है ना, भाग के सवाल में है तो बहुत आसान चीजें हो जाएगी। चलें आगे। अभी तो मैं देखिए, अभी मैं केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको बता रहा हूँ। अरे वाह, अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें अभी, क्योंकि बड़े बड़े मान लीजिए सवाल आ गए तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी लोग हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोगों की स्पीड बढ़ती जाएगी, सवाल बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी हम लोगों के बढ़ते जाएंगे। हम छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं सम संख्या इवन नंबर। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चार संख्याओं के बारे में तो कल पढ़ा, आज और कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सम संख्या एवन नंबर किसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए बेटा इनकी हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, है ना। मैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ, तो कंप्लीट कोर्स है तो कंप्लीट आपके पास में नोट्स भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को रिवीजन उसी में से करना है। नवोदय में जाना तो आप लोगों को पूरा रणनीति बना के जाना है। ऐसा नहीं कि बस बुक से लेके आ गए पढ़ रहे हैं हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोगों को उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप लोगों को पता है जब युद्ध होता है तो फिर पूरी पहले रणनीति बनाई जाती है, उसी प्रकार हम लोगों को पूरा रणनीति बना के पूरा तैयार रहना है ना। नोट्स होंगे तो आप लोगों को पढ़ने में सहायता मिलेगी परीक्षा के समय, है ना। परीक्षा के समय तो आप लोग क्लासेस नहीं देख पाएंगे क्योंकि क्लासेस बहुत बड़ी होती है, नोट्स बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो आप लोगों को मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प करना चाहता हूँ, जिस भी प्रकार से मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ उसी प्रकार वो मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, बस, है ना। आप लोगों को अपना नाम जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे बता रहे कौन बच्चे डेली क्लासेस को देख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जो बच्चे डेली क्लास को देख रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट्स हम लोगों के द्वारा यहाँ पे दिया जाए, हो सकता है उनको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाए। इसलिए आप लोगों को डेली अपना नाम लिखना है ना। कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न पूछना तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों का डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या इवन नंबर। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, है ना, या 2 से विभाजित हो, उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। यानी कि सम संख्या की पहचान क्या, तो आप लोग समझिए सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाई का अंक, देखिए ये एक मैंने संख्या लिखी बेटा, ठीक है। इसमें पहले तो आप लोग ये समझिए कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो ये जो चार है ना ये अंत में, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इकाई का अंक, ठीक है। पहले समझिएगा इकाई का अंक या अंतिम अंक जो होता है उसी को हम लोग इकाई का अंक बोला जाता है। तो ये जो संख्या दे रखी है इसमें इकाई का अंक कौन है? चार। तो हम लोगों को केवल इकाई के अंक से तात्पर्य है, इकाई के अंक से मतलब है, बाकी अंकों से हमको कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ संख्या लिख दी और मैंने पूछा इस संख्या में इकाई का अंक कौन है, तो इस संख्या में इकाई का अंक केवल 9 है, बाकी आगे अंकों से क्या लिखा हमको कोई मतलब नहीं है। बात आ रही है आप लोगों को, छोटी छोटी बातों को समझिएगा।
मैंने अगर आपसे पूछा है कि इस संख्या में इकाई का अंक कौन है, तो आप लोगों को केवल अंतिम अंक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो आखिरी अंक दे रहा था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी अंकों से हमको कोई मतलब नहीं। आगे कितनी बड़ी संख्या लिखी, कितनी छोटी संख्या लिखी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अंतिम अंक ही इकाई का अंक होता है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, मतलब जिस संख्या में इकाई के स्थान पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्या सम संख्या, एवन संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या 814 सम संख्या है, तो आपको केवल अंतिम अंक देखना है कि अंतिम अंक 4 है, हाँ है, और 4 हमारी सम संख्या की पहचान है, तो हाँ 814 है वो सम संख्या होगा। हमको इन आगे के अंकों से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये पूछा जाए ये जो दूसरे नंबर की संख्या दे रखी है 4 8 9 6 5 9, क्या ये सम संख्या है, तो आप लोगों को केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 9 है, लेकिन 9 तो हमारी सम संख्या की पहचान नहीं, इसलिए ये सम संख्या नहीं होगी। आगे कितने अंक दे रखे, आगे 0 दे रखा, 5 दे रखा, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोगों को केवल इकाई के अंक से मतलब है कि जो इकाई का अंक दे रखा है वो 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर ये है तो वो इकाई का अंक है। आगे के अंकों से हमको किसी भी प्रकार से कोई मतलब, कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी, क्या ये सम संख्या है, तो आप लोगों को केवल अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक क्या है बेटा, 7 है, तो ये सम संख्या नहीं, बस सीधी सी बात है। अंतिम अंक से ही हम लोगों को डिसाइडेड करना है कि कोई संख्या सम संख्या होगी या नहीं होगी। आप मुझे बताइए ये संख्या क्या सम संख्या, तो आप लोग देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका अंतिम अंक तो 8 है। तो अगर 8 है तो 8 तो हमारी सम संख्या की पहचान है, इसलिए ये संख्या सम हो जाएगी, है ना। तो अंतिम अंक या इकाई का अंक का तात्पर्य यार आप लोगों को समझ में, अंतिम अंक या इकाई का अंक का तात्पर्य होता है कि अगर वो 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या सम होगी। तो अंतिम अंक या इकाई का अंक दोनों उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं, क्या ये संख्या सम है, तो अंतिम अंक इसका 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो बिल्कुल ये सम संख्या होगी। और ये ध्यान रखना सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाएगा। 2 से पूरा भाग का तात्पर्य क्या होता है बेटा, शेषफल 0 0 बचेगा। पूर्णतः विभाजित का मतलब या पूरा भाग का मतलब होगा जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो बिल्कुल 0 0 बचने वाला है। तो सम संख्या किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को केवल इतना ध्यान देखिए, थोड़ा सा दो की टेबल जैसा आप लोगों को लगेगा, थोड़ा सा ऐसा फील आएगा जैसे दो की टेबल हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या सम संख्या, इवन नंबर कहलाती है। बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखना है, और उसमें 2 से पूरा भाग जाता है। तो सम संख्या की पहचान आप लोग कर सकते हैं, या तो संख्या सम हो सकती है या विषम हो जाएगी। विषम हम लोग आगे बात करेंगे। तो इवन नंबर बहुत आसान है, जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अब अंतिम अंक क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो ये हो गई सम संख्या। चलिए आगे चलते हैं। सम संख्या है तो फिर विषम संख्या भी आएगी, है ना। तो जिस संख्या का इकाइकांक 1 3 5 7 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जो 2 0 2 4 6 8 के अलावा जो बच गई, वो संख्या सब विषम होगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया 2 9 1, तो क्या ये संख्या विषम है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसका इकाइकांक 1 है। तो आप लोगों को केवल सम संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अगर 0 2 4 6 8 वो संख्या सम है, और अगर सम नहीं है तो वो संख्या फिर विषम ही होगी। ठीक है, बस आप लोगों को इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 3 मैंने विषम संख्या लिख दी है, तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं विषम संख्या। तो जो संख्या सम नहीं होगी वो विषम होगी, वो ओड नंबर होगी। और जो संख्या विषम होती है उसका इकाइकांक 1 3 5 7 9 होता है। ठीक है, तो आप ओड नंबर इवन नंबर दोनों में से एक चीज को याद रख लेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आप लोगों को सम संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो, जिसमें 2 से पूरा भाग जाता है, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या ओड नंबर उसको बोलते हैं जिसका इकाइकांक 1 3 5 7 में हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो बहुत आसान है यार विषम संख्या तो। ठीक है, तो सम संख्या विषम संख्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। सम संख्या विषम संख्या आसान है, बहुत आसान है। अगर आप लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे तो बहुत आसान में से आप लोगों को लगने वाला है। ठीक है, चले आगे। चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इकाइकांक। देखिए बेटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इकाइकांक का तात्पर्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी, ठीक है, इसमें इकाई अंक कौन है, तो आप आसानी से बताएं सर इसमें इकाई अंक 5 है, आसान है। ओके, चलिए, और मैंने कुछ संख्या लिख दी, इसमें इकाई अंक कौन है, तो इसमें इकाई अंक 0 है। तो बहुत आसान, इकाई अंक का तात्पर्य होता है, हम लोग यहाँ पे अंतिम अंक के बारे में बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। ठीक है, चलिए
तो 8 2 4 5। अच्छा, हम लोग जब इकाई के अंक की बात करते हैं तो आगे के अंकों से हमको कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं है। आगे अंक कितने लिखे? 2 लिखा, 4 लिखा, 0 लिखा, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक का मतलब होता है, हम केवल यहाँ पे अंतिम अंक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक कौन है? तो अंतिम अंक जो होता है उसी को हम लोग इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इकाई का अंक हम लोगों को कैसे निकालना है। जैसे बेटा मान लीजिए हम लोग पहले गुणा की बात कर लेते हैं। अगर ये सवाल आया 435 में गुणा करिए 639 का, और इसमें आप लोगों को केवल इकाई का अंक बताना है कि ये जो आप लोग जब इस सवाल को पूरा हल कर लेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, है ना? सवाल तो ये, इसको हम लोग सवाल नंबर 1 दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्या बोला मैंने? आप लोग जब इस सवाल को पूरा हल करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें केवल आप लोगों को इकाई का अंक बताना, केवल एक अंक बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। केवल एक अंक आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें हम लोगों को इकाई का अंक बताना है तो हम लोगों को कभी भी पूरे सवाल को हल नहीं करना है। ध्यान समझिएगा कैसे हल करते, क्या बोला मैंने? जब भी ऐसा इस प्रकार से कोई सवाल आता है इकाई का अंक जिसमें हम लोगों को बताना होगा, तो हम लोग कभी भी पूरे सवाल को हल नहीं करते हैं। तो फिर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों को केवल इकाई के अंकों का गुणा करना है। यहाँ पे इकाई का अंक कौन है बेटा? 5। और यहाँ पे कौन है? 9। तो 9 और 5 का गुणा करना, इन दोनों के इकाई के अंकों का केवल गुणा करेंगे। तो इन दोनों के इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो 9 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 45। और 45 में इकाई का अंक कौन है? 5। तो आप इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा आप लोगों को? 5 मिलेगा, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया है। तो आप समझिए, अगर हम लोगों को इकाई का अंक पता करना है तो हमको केवल इकाई के अंकों का ही गुणा करना है। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिएगा, है ना? हम पूरा गुणा करके भी उत्तर ला सकते हैं बेटा। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा एक सवाल आएगा और उसमें बोला गया कि आपको केवल इसका इकाई का अंक बताना है। मतलब आप लोग जब इसका पूरा गुणा कर देंगे, पूरा इसको हल कर देंगे, तो फिर इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप लोगों को इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो ये देखिए बहुत आसान है। अगर मुझे संख्या में इकाई का अंक ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? केवल इकाई के अंकों का गुणा कर लेंगे। तो इकाई का अंक यहाँ पे कौन? 9। यहाँ पे कौन है? 0। तो 9 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9 0। और उस 0 का 1 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? फिर से 0 मिल जाएगा। यानी कि तीनों संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे। तो जैसे इसमें 9 हो गया तो 9 गुणा 0 गुणा 1, इन तीन सभी का गुणा करेंगे तो हम लोग को उत्तर क्या मिलेगा? 0। यानी कि आप लोग जब इस पूरे सवाल को हल करेंगे, जब आप लोगों का फाइनल उत्तर आएगा तो उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? उसमें इकाई का अंक 0 आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये बात आ रहा है आप लोगों को समझ में? अगर हम लोगों को इकाई का अंक पता करना है तो इकाई का अंक पता करने के लिए हम केवल इकाई के अंकों का गुणा करते हैं। तो ये आसान है, चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ में नोट करते जाए ना। चलिए अब हम लोग तीसरे सवाल की हम लोग बात करते हैं। चलिए, अच्छा आप लोग मुझे इसको हल करके बताइए। ठीक है, इसमें आप लोगों को मुझे बताना है इकाई का अंक बताना। ठीक है बेटा, चलिए इसमें इकाई का अंक मुझे बताइए। केवल इकाई का अंक बताना। ठीक है, यानी कि आप पूरे सवाल को हल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, है ना? आप पूरे सवाल को हल कर सकते हैं और मुझे बताइए कि उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इतना कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए मुझे इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर इकाई का अंक पता करना है तो हम लोग केवल इकाई के अंकों का गुणा करते हैं। तो इसमें कौन है इकाई का अंक? 2 और 6। तो 2 गुणा 6 कर देंगे, और इधर एक तो अकेला है, अगर ये एक अकेला तो ये इकाई का अंक ही है बेटा। ठीक है, तो 5, इन तीनों का गुणा कर देंगे। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे 12, और 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60। तो 60 उत्तर आ गया। ठीक है, और 60 उत्तर आ गया तो इस उत्तर में इकाई का अंक कौन है? 0। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कौन होगा? 0। इस पूरे सवाल को हम लोग जब हल करेंगे तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो केवल 0 आएगा। ये बात आ रही है आप लोग समझ में? तो जब भी हमसे परीक्षा में इकाई का अंक पूछा जाएगा, हम लोगों को केवल इकाई के अंकों का ही गुणा। ठीक है, चलो।
इसको हल करिए, इसमें मुझे बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक अगर हम लोगों को पता करना तो बहुत आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। अगर हमको इकाई का अंक पता करना तो हम लोग इकाई के अंकों को गुणा कर लेते हैं। जैसे इकाई का अंक 1 हो गया यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे कौन हो जाएगा 3। इन तीनों का हम लोग गुणा कर देंगे ना। 1 में 5 का गुणा करेंगे तो बेटा 5, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, और 15 में इकाई का अंक कौन है 5, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। अगर हम लोगों को इकाई का अंक पता करना है तो हम लोग केवल क्या करेंगे, इकाई के अंकों का केवल गुणा करते जाएंगे। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, इकाई का अंक कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी कि दो परिमेय संख्या, जैसे हम लोगों ने बोल दिया 2 और 3, 2 और 3 परिमेय संख्या है, हाँ है। तो इसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आ सकती है, तो इसके बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्या आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-4 परिमेय संख्या पता करते हैं कि इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आएगी। ये बात आ गई समझ में। तो परिमेय, तो देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और इनके मध्य की अगर हम लोगों को परिमेय संख्या पता करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए उसको हम लोग समझते देखना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर हम लोगों को परिमेय संख्या पता करना है तो हम लोग यूज करेंगे 1/2 और a प्लस बी, यानी कि a और b को जोड़ के उसमें अगर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो हमको परिमेय संख्या मिलती जाएगी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि भैया 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या अगर हम लोगों को पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/2, a की जगह कितना रखेंगे बेटा 2, 3 की जगह, b की जगह 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5/2, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5/2। ये हो गई एक परिमेय संख्या। आ रहे ना बस में, ये बात आ रही समझ में। तो 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या हो गई 5/2। और परिमेय संख्या पता करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 5/2 के बीच में और अगर हम लोगों को परिमेय संख्या करनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 2 हम लोग जोड़ेंगे 2 + 5/2, है ना, और किसका गुणा कर देंगे इसमें, 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 से हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या अगर हम लोगों को पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 से भाग लगाना, यानी कि a + b करके उसमें अगर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे परिमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे हल करना है ना, इसको हम लोग कैसे हल करें। 2 + 5/2, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को भिन्नों का जोड़ना याद नहीं हो, है ना, हो सकता है यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा सर इसको कैसे हल करें। तो अब मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने दिया कि भैया 8 और 9 के बीच की परिमेय संख्या पता करिए, तो आप लोग क्या करेंगे, 8 और 9 को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो 8 और 9 को जोड़ दिया और क्या करेंगे, 1/2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 8 और 9 कितना होता है 17, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, तो इनके बीच की एक परिमेय संख्या हो गई 17/2, ये हो गई। लेकिन अभी तो हमको और परिमेय संख्या पता करनी है। 8 और 9 के बीच में ऐसा तो नहीं कि एक ही परिमेय संख्या, बहुत सारी परिमेय संख्या। तो उन परिमेय संख्याओं को भी अगर हम लोगों को पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग आना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पहले पहले भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है वो मैं आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग और भी जो संख्या है उनके बीच की परिमेय संख्या पता करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आप लोग मुझे बताइए 5 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, बताइए यहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या आएगी, बता सकते हैं। बहुत आसान है, 5 और 6 को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। 5 और 6 के बीच की परिमेय संख्या क्या आप लोग बता सकते हैं। बहुत आसान चीज है, बहुत ही सरल चीज है। अभी हम लोग सामान्य संख्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या होगा, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनके बीच की और भी परिमेय संख्याओं के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच की अगर मुझे परिमेय संख्या पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1/2 कर देंगे और 5 और 6 को जोड़ देंगे। तो 5 और 6 कितना होता है 11, तो 11 और बटे में क्या हो जाएगा ये 2, तो इसकी परिमेय संख्या हो जाएगी 11/2। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर परिमेय संख्या आप पता करनी है तो दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, चलिए 4 और 5 के बीच की एक परिमेय संख्या मुझे बताइए, है ना, और एक आप लोग मुझे बताइए
10 और 11 के बीच की एक परिमेय संख्या बताइए। तो बीच की अगर हम लोगों को परिमेय संख्या पता करनी है तो दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग उसमें लगा देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाती है, बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी, है ना। अब और भी परिमेय संख्या होती है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग और भी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भिन्नों का जोड़ना घटाना याद नहीं है, गुणा याद नहीं है, तो वो हम लोग बात करेंगे तब जाके हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे 4 और 5 के बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 और 4 कितना होता है बेटा, 9, और इसमें 2 से भाग लगा देंगे, मतलब बटे में हम लोग 2 लिख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 9/2। देखिए भाग लगाना या बटे में लिखना दोनों का तात्पर्य एक ही होता है ना। इतना तो आप लोग पढ़ के आए होंगे कि अगर हम लोग 9/2 लिखें तो 2 से ही 9 में भाग लगाया जाता है, ठीक है। 10 और 11 के बीच की परिमेय संख्या पता करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, 10 + 11 करेंगे। चलिए 10 और 11 कितना होता है, तो 10 और 11 हो जाता है 21, और बटे में हो जाएगा 2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21/2। तो ये बहुत आसान हो गया। तो आप लोग देखिए 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या 9/2, 21 और 2 के बीच, सॉरी 10 और 11 के बीच की परिमेय संख्या 21/2। अच्छा आप लोग समझिए 10 भी परिमेय संख्या है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या होगी, तो इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया P/Q के रूप में, तो 10/1 के और 11/1 के बीच की परिमेय संख्या 21/2, है ना। इसी प्रकार हम लोग 4/1 और 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा ना। जब तक हम लोग उसको P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे हम लोगों को आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आसान चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे 15 और 16 के बीच की परिमेय संख्या को कमेंट बॉक्स में बताना है, कि 15 और 16 के बीच की एक परिमेय संख्या मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, है ना। आगे जाके हम लोगों को और भी क्लासेस करनी है, ठीक है। परिमेय संख्याओं के बारे में और कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे, पिछले साल किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उनकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास से जुड़े रहें, डेली क्लास आप लोग देखते रहें, आप लोगों के लिए डेली क्लास अवेलेबल है, ठीक है। तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। नवोदय संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपका डाउट भी है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप चाहते हैं कि सर ये हम आप जो भी पढ़ाई रहे हम हमको पीडीएफ नोट्स के रूप में मिल जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, नवोदय एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसके ऊपर अपना नाम ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को ये होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ इस वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को फ्री मटेरियल जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को कक्षा 9th में चले जाना है। जिससे आप लोग कक्षा 9th में जाएंगे आप लोगों के पास में पीडीएफ नोट्स रहेंगे, आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग उनका चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, या इसके लिए आप लोगों से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।